भाग 4। विश्वास पहाड़ जैसी समस्या को भी हटा सकता है। दृष्टिकोण और विश्वास पहाड़ जैसी समस्या को भी हटा सकता है। हर कोई अपने सिवा दूसरों को दोष देने और फिर उस दोष को सिद्ध करने की कला में पारंगत होता है कि क्या सचमुच इसमें किसी समस्या का हल निकल भी रहा है या नहीं। अगर आपका उत्तर हां है तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपनी किसी भी समस्या के लिए किसी और को दोष देना आपकी समस्या का आशापूर्ण समाधान नहीं है। अपनी प्रत्येक समस्या के लिए केवल स्वयं को ही जिम्मेदार समझें। विश्वास रखें, अपने दृष्टिकोण नजरियों को सकारात्मक बनाए रखें। आपके सामने से एक दिन पहाड़ जैसी समस्याएं भी हट जाएंगी। किसी को हराकर आप जीत नहीं सकते। केवल खेल के मैदान में ऐसा होता है जहां आपकी जीत का अर्थ है कोई हार गया है, किंतु यहां भी खेल की भावना का महत्व अधिक है और आपकी जिंदगी कोई खेल का मैदान नहीं है। जीवन के प्रांगण में जब आप सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोगों का सहयोग करते और सहयोग लेते हुए अपने पथ पर चलते हैं, वास्तव में तभी आपके विजेता होने का कोई महत्व और उपयोगिता है। इसे हम जीत जीत का सिद्धांत कह सकते हैं। ये वो सिद्धांत है जिसमें निर्णय हो जाने के पश्चात सभी पक्ष न केवल लाभ की स्थिति में होते हैं, वरन वे समाधान के प्रति अधिक संतुष्ट और निश्चित भी रहते हैं। जीत जीत का दृष्टिकोण जीवन को प्रतियोगी क्षेत्र के रूप में न देखकर सहयोगी क्षेत्र के रूप में देखने की शक्ति प्रदान करता है। सफलता के क्षेत्र से दूसरों को बाहर कर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक की सफलता का अर्थ दूसरे की असफलता नहीं है। हम में से अधिकतर लोगों की सोचने की प्रवृत्ति ये होती है कि शक्तिशाली और कमजोर, हार्ड या सॉफ्ट, प्रभावशाली या निष्प्रभावी कहने का अर्थ है जीत हार। ये किसी भी सफलता के सिद्धांत पर आधारित न होकर शक्ति, पद और प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। किसी दूसरे की कीमत पर प्राप्त की गई सफलता का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे जो भी हो, व्यवसायी हो, स्वरोजगारी हो या कहीं नौकरी करते हो, आपके कार्यक्षेत्र में जीत हार का सिद्धांत कभी भी प्रभावशाली रूप से काम नहीं करता। उदाहरण के लिए, क्या आप किसी ऐसी व्यावसायिक डील की कल्पना कर सकते हैं जिसमें आपके ग्राहक को कोई भी संतुष्टि ना मिले, या कि स्वयं को हर प्रकार का नुकसान देकर केवल ग्राहक की संतुष्टि के लिए कोई वस्तु या सेवा बेच दें? एक तरफा जीत या हार का सिद्धांत जीवन के कार्यक्षेत्र में कभी भी प्रभावशाली नहीं होता। ग्राहक और व्यवसायी दोनों की पूर्ण सहमति और संतुष्टि से हुई व्यावसायिक डील का ही महत्व है। अर्थात जीत जीत का सिद्धांत लंबे समय से कार्य करता आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। जीत जीत के प्रमुख आयाम हर प्रकार के मानव संबंधों में हमेशा कम से कम दो पक्ष होते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर जीत जीत का अर्थ है संबंधों में शामिल प्रत्येक पक्ष का लाभ की स्थिति में होना। फिर संबंध चाहे व्यावसायिक हो अथवा पारिवारिक या फिर किसी अन्य प्रकार के। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मानवीय संबंधों में पारस्परिक लीडरशिप का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि संबंधों में शामिल प्रत्येक पक्ष का लाभ की स्थिति में होना ही बेहतर और लंबे समय तक स्थिर रहने वाला मानवीय संबंध है। इसके निम्न आयाम भी महत्वपूर्ण हैं।
परिपक्वता और अखंडता। वैसे तो परिपक्वता और अखंडता मनुष्य के चारित्रिक गुण हैं और बाकी सभी चीजों का निर्माण इसी की नींव पर होता है। आपकी परिपक्वता आपके साहस और परवाह के बीच का संतुलन है, तो अखंडता आपके संतुलन को स्थिर और नियमित बनाए रखने के प्रति आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। आपका साहस यदि आपको लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का बल और योग्यता प्रदान करता है, वहीं परवाह का संबंध आपके लक्ष्य को पूर्ण करने में शामिल अन्य लोगों के दीर्घकालीन कल्याण से है। साहस और परवाह के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि आपके पास साहस अधिक है तो आप अहंकारी हो सकते हैं तथा स्वयं की जीत और दूसरों की हार के विषय में सोचने लगेंगे, तो जो दीर्घकालीन मानवीय संबंधों के लिए हितकर नहीं होगा। किंतु इसके उलट यदि आप दूसरों की परवाह अधिक करते हैं तो अनजाने में अपने लिए हार को चुन रहे होते हैं। जीत के लिए प्रबल साहस और उचित परवाह दोनों ही अनिवार्य हैं। इनका संतुलन ही वास्तविक परिपक्वता है, जिसका संचालन और नियमन अखंडता के साथ किया जाना चाहिए। संबंध और अनुबंध। संबंध अर्थात रिलेशनशिप तथा अनुबंध अर्थात एग्रीमेंट चरित्र की नींव और विश्वास के बल पर दो भिन्न विचारों और महत्वाकांक्षाओं वाले व्यक्तियों के बीच जो गहरी और भावनात्मक एक रूपता जन्म लेती है, उसे हम संबंध कहते हैं। और पूर्व में इस प्रकार के स्थापित हो चुके संबंधों के आधार पर जो व्यावसायिक या सामाजिक उद्देश्य पूर्ण कार्य करने हेतु सहमति बनती है, उसे अनुबंध कहते हैं। संवाद की प्रक्रिया में ज्यादा समय तक बने रहना, ज्यादा और गहराई से सुनना आपका शिष्टाचार, सम्मान, सद्भाव और सामने वाले के प्रति प्रशंसाजनक आपका दृष्टिकोण ही आपको स्थायी अनुबंध प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। यहाँ पर स्थायी अनुबंध का अर्थ है लंबे समय तक अपने व्यावसायिक या सामाजिक संबंधों को बनाए रखना। अनुबंध में शामिल सभी पक्षों हेतु बराबर की भागीदारी, लाभ, सम्मान और महत्व प्राप्त कराना, ये हर जगह उपयोगी है। फिर चाहे ये कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच में संबंध हो, चाहे किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करने वाले आत्मनिर्भर व्यक्तियों का आपसी संबंध हो, या किसी संयुक्त लक्ष्य पर सहयोग पूर्ण तरीके से काम कर रहे समूह के लोगों का आपसी संबंध हो। किसी भी अनुबंध को अंतिम रूप देने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट और गहराई से विचार कर ले। 1. ये अच्छी तरह जान ले कि क्या किया जाना है और कब किया जाना है। 2. उन सिद्धांतों, नीतियों और मानदंडों को स्पष्ट कर ले जिनके भीतर परिणाम प्राप्त करना है। 3. उन सभी मानवीय, आर्थिक, तकनीकी और संगठनात्मक समर्थन का उल्लेख अच्छी तरह कर ले जो अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है और उपलब्ध हो सकते हैं। 4. कार्य निष्पादन और प्रदर्शन के सभी मानक निर्धारित कर लें और उनके समग्र मूल्यांकन का समय भी। 5. स्पष्ट कर लें कि निष्पक्ष और भय रहित मूल्यांकन के बाद कौन से अच्छे और बुरे, स्वाभाविक तथा तर्कपूर्ण परिणाम होंगे। ये जीत के अनुबंधों को लंबा और प्रभावशाली जीवन प्रदान करते हैं, आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं और इनसे वो पैमाना भी निर्मित होता है जिससे अनुबंध में भागीदार सभी पक्ष अपनी तथा सामूहिक सफलता को नाप सकते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के परिणाम होते हैं जिन्हें मैनेजमेंट, लीडर या अभिभावक नियंत्रित करते हैं। 1.
आर्थिक। समानता आर्थिक परिणामों में सम्मिलित होती है आमदनी, स्टॉक, ऑप्शन, भत्ते या फिर आर्थिक दंड। 2. मनोवैज्ञानिक। व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक पुरस्कार हमेशा आर्थिक पुरस्कारों से बड़े होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। इनमें शामिल है प्रशंसा, श्रेय, सम्मान, विश्वसनीयता या उनका अभाव। 3. अवसर। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं प्रशिक्षण, विकास तथा वेतन के अतिरिक्त मिलने वाले सभी भत्ते और लाभ। 4. जिम्मेदारी। इसका अभिप्राय कार्यक्षेत्र में मिलने वाले अधिकारों से है, जिसे आवश्यकता अनुरूप घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप कहां से आए हैं, किंतु इस बात से अवश्य ही फर्क पड़ता है कि आप जा कहां और किधर रहे हैं। कोई भी बीज तब तक कोई फल नहीं दे सकता जब तक उसे बोया ना जाए, किंतु ये भी फल प्राप्त करने की केवल पहली अवस्था है। अतः दूसरी अवस्था है बोए जा चुके बीज को पानी देना, जिससे उसमें अंकुर फूट सके। तीसरी अवस्था है उसे पोषण देना। जब तक उसे पोषण नहीं दिया जाएगा, वो पूर्ण, परिपक्व और विकसित नहीं हो पाएगा। फल धारण करना चौथी अवस्था है और सही समय पर फल को काटना पांचवी अवस्था है। यदि उचित समय और अवसर आने पर फल को नहीं काटा जाएगा तो बारिश, हवा या किसी भी अन्य कारण से वो फल गिरकर सड़ जाएगा। जिस प्रकार बीज बोने से लेकर फल को काटने तक की 5 महत्वपूर्ण और उपयोगी अवस्थाएं हैं, ठीक इसी प्रकार पहाड़ हिलाने वाली आस्था और विश्वास की भी 5 महत्वपूर्ण आस्थाएं हैं। विचार के जन्म की अवस्था। जिस प्रकार किसी चिड़िया के घोंसले में सर्वप्रथम अंडे का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में भी किसी एक प्रकार के विचार का जन्म होता है। पहाड़ जैसी समस्या को हिलाकर उखाड़कर फेंकने की ये पहली अवस्था है, जो मस्तिष्क में विचार के रूप में जन्म लेने के साथ प्रारंभ होती है। उस अनादि शक्ति ईश्वर के प्रति आस्था तब प्रारंभ होती है जब हम अपने मस्तिष्क में जन्म ले चुके विचार पर विश्वास करना शुरू करते हैं। यहाँ विश्वास का अर्थ है आत्मविश्वास, कार्य में सफल होने का विश्वास। जब विचार आपके मस्तिष्क से होकर गुजरे तो उसे गंभीरता पूर्वक लें, उस पर गंभीरता से अमल करें और उसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढाल लें, बना लें। दरअसल जन्म के समय आस्था बहुत नाजुक होती है, इस कारण जन्म के साथ ही उस पर दृढ़ता से विश्वास करें। आपके जीवन की महानता आपकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप सकारात्मक विचारों को कितना महत्व देते हैं, कितना सम्मान देते हैं और उन पर अपने दैनिक जीवन में कितना अमल करते हैं जो आपकी कल्पना में प्रवाहित हो रहे होते हैं। ध्यान रखें, कोई भी विचार आदर्श नहीं होता और ना ही समस्याओं से मुक्त होता है, किंतु अच्छे विचारों में सकारात्मक भावना छिपी होती है। उस पर गहन दृष्टि अवश्य रखें। आप स्वयं को जिस भी रूप में देखते हैं, अंततः उसी रूप में बन भी जाते हैं। यदि आप स्वयं में पहाड़ जैसी समस्याओं को हिलाने वाली आस्था विकसित करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रखें। आप स्वयं की एक तस्वीर खींचें, सकारात्मक बने और अपने विचारों पर विश्वास करें। निश्चित रूप से आप इस पहली अवस्था को पार कर जाएंगे। परीक्षा की घड़ी। मस्तिष्क में उत्पन्न किसी भी विचार को सत्य, आवश्यकता और कुशलता की कसौटी पर कसने के पश्चात ही अमल में लाना चाहिए, क्योंकि
मस्तिष्क में उत्पन्न सारे विचार ना तो हमेशा उपयोगी होते हैं और ना ही वे तमाम संभावनाओं और अपेक्षाओं से भरे हुए होते हैं। इस कारण उत्पन्न विचारों की परीक्षा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन मूल्यों और सिद्धांतों में यदि कोई विरोधाभाव नहीं है तो आप स्वयं से इस प्रकार के सवाल पूछकर अपने विचारों की परीक्षा कर सकते हैं। क्या ये सचमुच आवश्यक है? क्या ये विचार हमारी या किसी अन्य की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? क्या ये दूसरों के लिए भी प्रेरणाप्रद हो सकता है? क्या ये मेरे जीवन और कार्यों को प्रेरक बनाएगी? क्या ये किसी अन्य को भी और बेहतर व्यक्ति बनाने? यदि इन सब सवालों के जवाब स्वयं के विचार करने के पश्चात हाँ में मिलते हैं, तो निश्चित ही आपके मस्तिष्क में जन्म ले चुका विचार उत्तम होने के साथ साथ आपके जीवन में कार्य करने हेतु उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। हम में से हर एक के पास दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति है। जब आप अपने सामने किसी पैरों से विकलांग व्यक्ति को चलते हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से प्रेरित होते होंगे। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने सीमित साधनों के पश्चात भी अपने कार्यों और उद्देश्यों में सफल होते हैं तो वो भी दूसरों को प्रेरित करता है। विचार शाश्वत होते हैं किंतु उनका परीक्षण भी आवश्यक है। पहाड़ जैसी समस्या को विश्वास पूर्वक हिलाकर उखाड़ फेंकने हेतु ये दूसरी अवस्था भी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक संकल्प की अवस्था। आस्था और विश्वास की तीसरी अवस्था है संकल्प की अवस्था। जब आप जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपना समय, धन, ऊर्जा के साथ साथ अपने सबसे कीमती संसाधन गर्व और प्रतिष्ठा का निवेश करते हैं, तब ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें अधिकतर लोगों की आस्था और विश्वास डगमगाने लगता है। वास्तव में ये एक ऐसी अवस्था है जब आप सार्वजनिक रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपने संकल्पों की घोषणा करते हैं। इसी समय आपकी सफलता भी तय हो जाती है। याद रखें, पहाड़ हिला सकने वाली आस्था और विश्वास आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, किंतु शर्त है आप भी डटे रहें, तब भी जब आपकी समस्या सुलझ ना रही हो। आप अपना सब कुछ निवेश करने हेतु तैयार रहें। आपको और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अक्सर लोग इस तीसरी अवस्था में हार जाते हैं। अभी तक आप अपना सर्वोत्तम निवेश कर चुके हैं। हो सकता है इसी समय आपको पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाए, आपके विरुद्ध कई शक्तियां आजमाई जाए, तब आप अपनी पूरी शक्ति, आस्था और विश्वास से चौथी अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाए। विरोध की अवस्था। आस्था और विश्वास की 3 अवस्थाओं को पार कर अब आप विरोध की चौथी अवस्था में पहुंच गए हैं। आप अपने संकल्प के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तभी समस्याएं आप पर हमला करती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हो सकता है आप सोचना शुरू कर दें कि अब पराजय निश्चित है, किंतु यहाँ तक आप अपना सब कुछ निवेश कर चुके हैं। पीछे वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है। आगे समस्याएं और चुनौतियां हैं। ये वो समय है जब ईश्वर भी आपकी अंतिम विजय से पूर्व आपकी परीक्षा लेता है। वास्तव में ये वो समय है जब ईश्वर सुनिश्चित करना चाहता है कि यदि आप सफल हो जाते हैं तो क्या आप सचमुच उसके प्रति कृतज्ञ रह सकते हैं? क्या आप सफलता के पश्चात भी विनम्र रह सकते हैं? क्या आप सफलता के इन पुरस्कारों को संभाल सकते हैं? और एक बार जब इन सब सवालों का उत्तर आप हाँ में दे देते हैं,
तो अवरोध आपके रास्ते से स्वयं ही हट जाते हैं। बादलों पर विश्वास ना करें, सूर्य की चमक पर विश्वास करें। छायाओं और निराशापूर्ण बातों के स्थान पर अपनी आस्था पर विश्वास करें। अपने मार्ग में प्राप्त आघातों और उपेक्षा को भूलकर आस्था और विश्वास की अंतिम अवस्था की ओर कदम बढ़ाएं। पहाड़ की चोटी पर हर तूफान के पश्चात सूरज सदा जीवित रहता है और जो लोग तमाम विषम और कठिन परिस्थितियों के पश्चात भी आगे बढ़ते हैं, वे बचने में सफल हो जाते हैं और इसी प्रकार वे दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। ये वो अवस्था है जब आपके अवरोधों की जंजीरें टूट जाती हैं। अवरोध उत्पन्न करने वाले लोग आपके सहयोगी बन जाते हैं। सारे टूटे हुए माननीय रिश्ते स्वयं ही जुड़ने लगते हैं और आपके पास पैसा आने लगता है। आपका निवेश फलीभूत होने लगता है। आप स्वयं को उस शिखर पर पाते हैं जहां पहुंचने के लिए आपके मस्तिष्क में पहली बार विचार उत्पन्न हुआ था। कभी भी किसी सपने को तब तक न छोड़ें जब तक कि आप उसके शिखर पर अर्थात पहाड़ की चोटी पर ना पहुंच जाएं। जब आपके रास्ते में सभी चीजें गड़बड़ हों तो कभी मैदान ना छोड़ें। इस संदर्भ में एडगर ए गेस्ट के निम्न शक्तिशाली शब्दों को हमेशा याद रखें। मैदान ना छोड़ें। जब चीजें गड़बड़ हों, जैसी वे अक्सर होंगी ही, आपके सामने केवल चढ़ाई ही चढ़ाई हो, तब बचत कम हो और उधार बहुत ज्यादा। आप मुस्कुराना चाहते हो किंतु आपके पास केवल दर्द में डूबी हुई आहें ही हो। जब चिंता आपको उठने ना दे रही हो, यदि कभी आराम करना पड़े तो आराम करें, किंतु मैदान ना छोड़ें। जिंदगी अजीब है, इसमें घुमावदार रास्ते हैं, मोड़ हैं, जैसा हम सभी कई बार सीखते हैं। अगर आप कुछ समय और डटे रहते तो कई असफलताएं बदल सकती थी और आप जीत सकते थे। कभी हार ना माने, चाहे गति धीमी दिख रही हो। आप एक और प्रहार से सफल हो सकते हैं। सफलता असफलता का ही दूसरा रूप है। शंका के बादलों की चांदी सी रंगत है और आप ये कभी नहीं बता सकते कि आप कितने करीब हैं। जब सफलता दूर दिखती है तो हो सकता है वो पास हो। जब आप सबसे बुरी तरह घायल